जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए, सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो, तो आज का यह क्लास आप देख सकते हो, क्योंकि आपके सपने को सरकारी कॉलेज आपको दिलवा कर रहेगा। एक एक प्रश्न आपके लिए ऐसा तैयार किया गया है साथियों, जो कि सीधे आपके परीक्षा में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा है इसका लिपि क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा साथियों। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। आप याद रखोगे, ये 8 जून के पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपका 8 जून से लेकर 22 जून तक किसी भी डेट में अगर आपका एग्जाम है, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को रट लोगे। अगर यहाँ से और भी अगले शिफ्टों में बच्चों से पूछा जा सकता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में बनेगा साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, हुबहू ये सवाल आपके पेपर में छपेगा। और भी सवाल यहाँ पर हम आपको करवा देते हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर है। सबसे पहले हिंदी दिवस की बात करें तो ये तो हिंदी में पूछेगा, लेकिन और भी सवाल बन सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। आपका 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। संधि के कितने भेद होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। संधि के कितने भेद होते हैं? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप याद रखोगे, डीलेड में यह सवाल बनेगा साथियों। डीलेड वाला सेम टू सेम यही प्रश्न आपके पेपर में छापेगा, ठीक है? आप याद रखोगे। चलो, 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आपको पता चल रहा है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, 9, 10, 11, 12 किसी भी तारीख को एग्जाम है, 22 तारीख के बीच में, तो आप इस वीडियो को रट लो साथियों। संधि विच्छेद से आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा इति प्लस में आदि। क्या होगा साथियों? इति प्लस में आदि हो जाएगा। आप याद रखोगे, क्या हो जाएगा? इति प्लस में आदि। आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? इति प्लस में आदि होगा। आप याद रखोगे। और भी यहाँ पर हम सवाल आपको बता देते हैं, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा गया है एवं आपके शिफ्टों में पूछा जाएगा साथियों। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? जवाब दोगे, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? कमेंट में जवाब दोगे। आपका 5 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है? आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसमें कवित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। ऑप्शन नंबर बी, कवित्री
कवित्री, ये वाला कवित्री जो है साथियों वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, या ओढ़ाना रहना चाहिए और त्रा ओढ़ा हुआ रहना चाहिए, वो वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कवित्री। चलो, आपका अगला सवाल आपका पूछ दिया है समास का। देशांतर कौन सा समास है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। देशांतर की बात करेंगे साथियों तो जो शब्द को संधि विच्छेद करने पर उस दोनों शब्द का अर्थ हो जाए। जैसे में कहने का मतलब है विद्यालय, जैसे में कहने का मतलब है विद्यालय, तो विद्या प्लस में आलय, विद्या प्लस में क्या हो जाएगा आलय, तो विद्या का भी अर्थ होता है साथियों और आलय का भी अर्थ होता है, मतलब दोनों का अर्थ हो जाएगा तो वह तत्पुरुष समास होता है। उसी प्रकार का देशांतर का करेंगे तो देश प्लस में अंतर, तो दोनों का अर्थ हो जाएगा देश मतलब अपना देश, अंतर मतलब आप समझ रहे हैं, ये तत्पुरुष का काम करेगा। देशांतर कौन सा समास होगा साथियों, तत्पुरुष का समास होगा। और बहुब्रीहि समास की बात करेंगे, बहुब्रीहि समास कौन सा हो जाएगा, भगवान का नाम हो जाएगा। जैसे में लंबोदर हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो चीज भगवान का नाम होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। चलो, आपको कई बार पहचानने के लिए बता दिए हैं, आपके पेपर में सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा जिसमें संख्या आ जाए, शुरुआत में संख्या आ जाए। जैसे में नौ ग्रह, तो नौ इसमें संख्या आ जा रहा है, जिसमें संख्या आएगा साथियों वो आपका द्विगु समास होगा। वह आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और एक बार सभी बच्चे अपना एग्जाम डेट कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम कब होने वाला है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे सकूं। आप सभी कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम डेट कब है साथियों, ठीक है। चलो, नवग्रह कौन सा समास हो जाएगा साथियों, द्विगु समास हो जाएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल इस पर रियल पेपर आपको एनालिसिस दिया जाएगा जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे ताकि जो भी क्लास हो साथियों सबसे पहले आपको पता चले। चलिएगा, 8 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव का काम करेगा। यहाँ पर कौन सा तद्भव, एक तत्सम होता है एक तद्भव होता है। तो तत्सम हम लोग संस्कृत जैसे बिगड़े रूप को, संस्कृत जैसे बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे में संस्कृत जैसा जो रूप रहेगा उसको तत्सम कहेंगे। अग्नि, अग्नि आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका हस्त आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्षीर आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सूरज यहाँ पर संस्कृत जैसा शब्द नहीं, अगर सूर्य लिखा रहता तो अब ये आपका तत्सम होता, लेकिन सूरज है तो ये कौन सा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आशा करते हैं आप ये प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप लोग भी जवाब देते चलोगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप याद रखोगे। यहाँ पर और भी पूछता है, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, आप याद रखोगे। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद और रचना की दृष्टि से 3 भेद। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास शब्द में किसका प्रत्यय प्रयोग हुआ है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। मिठा प्लस में आस क्या मिलके बनेगा, मिठास। प्रत्यय कहने का मतलब है शब्द के पीछे लगने वाला शब्द, तो मिठास का क्या हो जाएगा साथियों, आस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, मिठास। चलो, 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, अप प्लस में मान। क्या सही करोगे, अप प्लस में मान। तो अप यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जो शब्द के आगे लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे, जो शब्द के पीछे लगेगा उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो अप इसमें क्या हो जाएगा साथियों, उपसर्ग हो जाएगा। आप याद रखना, अप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा।
चलो 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि कौन इसमें भाववाचक संज्ञा है साथियों। लड़का आपका जातिवाचक हो जाएगा, गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पेड़ आपका जातिवाचक का काम करेगा, बुढ़ापा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं साथियों, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा साथियों। चलो 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों, 3 भेद होते हैं। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों, विशेषण कहेंगे। आप सभी को पता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जवाब देते चलोगे, ठीक है। लास्ट में पूछेंगे आप कितना स्कोर किए हो। जैसे में इसमें पहले हिंदी के 25 सवाल करवाएंगे, उसके बाद सामाजिक अध्ययन, उसके बाद और भी बहुत सारा सवाल है साइंस, ये सब का आपको करवाएंगे। तो टारगेट लेकर चलो 20 प्लस प्रश्न सही करने का, ठीक है ना। चलो, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का फायदा ये होगा कि जब भी जो भी क्लास होगा, जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी नई वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको बिहार डिलेड लिखकर मैसेज करना है, फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों, बताइएगा। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही करोगे, पीठ पीछे शिकायत करना। पीठ पीछे क्या करना, शिकायत करना। ऑप्शन नंबर आप क्या सही करोगे, ऑप्शन नंबर क्या सही करोगे बताओगे। चलो ऑप्शन नंबर बी सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का सही अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का सही अर्थ क्या है साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है, आप याद रखोगे। चलो आपका अगला सवाल को चलते हैं, जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा। जैसे में सूर्य को हम लोग दिनकर भी बोलेंगे, दिवाकर भी बोलेंगे, प्रभाकर भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा नहीं है, तो दिनकर तो है, दिवाकर है, प्रभाकर है, लेकिन महेंद्र नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा। अस्थावर का उल्टा क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही कमेंट करोगे आप लोग। अस्थावर का उल्टा होता है जंगम। अस्थावर का उल्टा क्या होता है साथियों, जंगम। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, सर्वज्ञ होगा। क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग क्या कहेंगे साथियों, सर्वज्ञ कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है साथियों, आप कमेंट करोगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका 21 नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। तरीना तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। तरीना तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों,
ए आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार होगा साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसमें आपका जो होगा रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। दोनों में 13-13 मात्राएं होती है। कितने कितने मात्राएं होती है, 13-13 आप याद रखोगे। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है साथियों, आपके एग्जाम में पूछेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। जो गोदान है साथियों वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, आप याद रखोगे। आपका अगला सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अब हम लोग चलते हैं साइंस की ओर। यहाँ आपका स्कोर बताना है 25 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। अब चलते हैं साइंस की ओर साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, जूल। कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है, जूल, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों, दूरी का, आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों, दूरी का। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंग होता है उसका प्रकृति कैसा होता है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है उसका प्रकृति, अनुदैर्घ्य होता है, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा साथियों। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है साथियों, अनुदैर्घ्य होती है। चलो 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप याद रखोगे। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, वाहनों के देखने के लिए, पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही करोगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे। पीछे देखने के लिए, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं साथियों, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिएगा अगला सवाल है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है साथियों। आपको बताना है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है साथियों। अगर आपको स्पष्ट दूरी देखना है न्यूनतम तो वो 25 सेंटीमीटर होगा, और अधिकतम कहेगा तो अनंत, आप कितना भी दूर को स्पष्ट देख सकते हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों। आपको बताना है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, आम मीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आम मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को सोलर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं साथियों, सोलर सेल कहते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू वो सवाल छपेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट में जवाब दोगे, लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल सही करोगे साथियों, N2O होता है। क्या होता है, N2O होता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर आपका सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है साथियों। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, परमाणु संख्या के, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों,
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आप लोग सही कमेंट करोगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप बिल्कुल सही करोगे। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है साथियों? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आप याद रखोगी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? जो अम्लीय वर्षा होता है का साथियों, उसका मुख्य कारण कौन सा गैस है साथियों? तो SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, सोडियम को। क्या सही करोगे? सोडियम को। ठीक है ना, सोडियम को। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को, आप याद रखोगे। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है साथियों? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं। 18 नंबर आपका सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। क्या सही करोगे? विटामिन के, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा विटामिन के। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा, डायबिटीज होता है। आत्महत्या का थैली किन्हें कहा जाता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आत्महत्या का थैली जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों। चलो, अब हम लोग चलते हैं जीके की ओर, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है ना? चलो, वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको जवाब देना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप याद रखोगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, आप याद रखोगे। चलो, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से साथियों? बिल्कुल सही करोगे, चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वह बिहार से है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था साथियों? बिल्कुल सही करोगे, अस्थायी बंदोबस्त जो है ये आपका लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।